डॉक्टर्स का गांव में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एमबीबीएस डॉक्टर अपने पिताजी को ले जा करके और जो झोला छाप डॉक्टर को दिखा रहा है, आपको वहाँ पर डीएम गेस्ट्रो नहीं मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। क्या एक जिला ये डिजर्व नहीं करता? जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे स्वास्थ्य का अधिकार भी होना चाहिए। मैं बात करता हूँ आपको जिला अस्पताल की, वहाँ पर सीटी स्कैन एमआरआई नहीं है। सरकार अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करती है, लेकिन अगर रियलिटी चेक की जाए तो सरकार 100 दिखाती तो 6-7 पे आपको मिलेगा। चीजें और भी बदतर हो जाती है जब आप रात की बात करते हैं, जब आप इमरजेंसी बात। सब हॉस्पिटल्स में रात में सिर्फ आपको एक डॉक्टर मिलेगा, वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। मैं किसी पीडियाट्रिक बच्चे को कैसे जज कर पाऊंगा डायग्नोस क्या है? मान लो कोई इमरजेंसी आ गई मेडिसिन की, तो इतना अच्छा थोड़ी जज कर पाऊंगा जो स्पेशलिस्ट वाला कर पाएगा। लोगों के लिए अच्छा करेंगे, तो मैं काफी जोश में था। लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा कि ऐसे पोस्टर लगे हुए थे कि सिटी मशीन आने पर धन्यवाद। लोगों ने खूब थैंक यू बोल दिया और बधाइयां दे दी, लेकिन आज तक नहीं पहुंची। वहाँ तो थी, अखबार में आई थी, अखबार से चली गई। कोई चीज नहीं हुई तो नहीं हुई, रीजन से एक्सक्यूज कभी मैटर नहीं करते। 2-3 महीने तक तो एक भी मरीज आईसीयू में भर्ती नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रामीण जनता जागरूक नहीं है, और जो जागरूक है वो डरते हैं। क्योंकि जो जागरूक है वो पढ़े लिखे लोग हैं, या तो सर्विस में या फिर वो सरकार से डरते हैं। यदि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार आपको दबाएगी, किसी के साथ अनहोनी होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऑपरेशन जरूरत है ऑपरेशन कर देंगे। उसमें गलती मानते हैं भाई, पब्लिक की गलती है। पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आईसीयू ओपन हो गए 3 महीने हो गए, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। उसमें पब्लिक की थोड़ी ना गलती, उसमें डॉक्टर की गलती है कि अगर वो ओपन करेंगे बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हाँ तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया की मैगजीन है SBS ऑस्ट्रेलिया में उसको पब्लिश किया। टाइम्स इंडिया हिंदी, पता नहीं कौन आदमी कहाँ देख रहा है। देश के कोने कोने से मेरे पास संदेश आने लगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कंसेप्ट है, इस पे काम होना चाहिए। जो उसका स्किल है उसको उसका पे दिया जाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि वो लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे पास उनका जवाब नहीं। बातें सारी होएगी, डाटा पहुंच गया उनके पास, और वो डाटा वो बता देंगे हमने ये किया, लेकिन वो किया गया नहीं। एक नहीं, कई हॉस्पिटल्स में नहीं है वो, और उसकी जगह किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी लगा देते हैं। जिस चीज़ का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, उसका मैं काम करूंगा तो गलती तो होने की चांस है। ये तो सरेआम अन्याय हुआ। कई लोग कहते हैं कि मुझे बेस्ट पीडियाट्रिशियन बताओ, बेस्ट सर्जन बताओ, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन बताओ। बेस्ट क्या होता है? लेकिन मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है लोगों से, मैसेज वो जाना चाहिए जो रियल है और जो रिसर्च के बाद गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही विशेष है। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर ऑन डोर के फाउंडर है, और कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जोश टॉक इनमें गेस्ट रह चुके हैं। तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर, आपसे मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने जो डॉक्टर ऑन डोर का स्टार्टअप शुरू किया है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखो, डॉक्टर ऑन डोर, जैसा कि आप नाम में ही सम्मिलित है कि डॉक्टर ऑन डोर, कि मेरा एक ऐसा सपना है, स्पेशली ग्रामीण भारत के लिए सपना है कि जैसे हर आदमी की पहुंच में डॉक्टर होना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रह सके, कोई भी उसकी बीमारी का उसको निदान मिल सके। इस तरह से मैंने ये शुरुआत की है, और मेरी शुरुआत तभी सफल हो पाएगी जब मैं हर गांव तक इसको सहज रूप से पहुंचा पाऊँ। इसी सोच से मैंने इसकी शुरुआत की है, और ये जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई थी, आगे बढ़ रही है, और आगे भी हम इसको ले जाएंगे। आप खुद भी डॉक्टर हो, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मेरी मेडिकल जर्नी बहुत बढ़िया है, आपको बता दूं। मेरा जो MBBS जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज से हुआ, उसके बाद में मैंने एम्स नई दिल्ली में जूनियर एजेंट के रूप में काम किया। फिर उसके बाद PGI रोहतक हरियाणा का जो इंस्टीट्यूट है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ऑर्थोपेडिक्स में MS पूरी की। और फिर मैं JLN MC अजमेर का मेडिकल कॉलेज, जो महात्मा गांधी जयपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें रहा। उसके बाद में 1.5 साल में ESI बसेदारापुर, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ESI का, उसमें काम किया। और वहाँ काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार हमको अपनी स्टेट में वापस चले जाना चाहिए, और मैं राजस्थान में वापस आ गया। और अभी मैं राजस्थान में एक मेडिकल ऑफिसर ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में गंगापुर सिटी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हो, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, फिर भी आपने पढ़ाई रखी, एक मोटिवेशन बनाए रखा। ये सब कैसे संभव हुआ? देखो, एक्चुअली में क्या होता है, जो एक मेरा एक मानना है कि जो आदमी जितना नीचे से आता है उसकी उड़ान उतनी ऊपर होती है, क्योंकि उसके ड्रीम्स उस हिसाब से वो सोचता है, तो वो अपने आप एक मोटिवेशन का सोर्स मिलता है, क्योंकि उसको लगता है यार मुझे करना है, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है। तो यही मोटिवेशन धीरे धीरे आदमी को आगे बढ़ाता चला जाता है। डॉक्टर ऑन डोर का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली में जब मैं दिल्ली था, तो उस टाइम कोविड की जो पहली लहर दिल्ली में शुरू हुई थी, जब मैं दिल्ली था, तब मुझे लगा यार, तब फिर मैं लोगों की डिजिटली हेल्प करता रहता था, तो मुझे लगा कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए इस चीज़ को लेकर के। फिर हमने सोचा उसका नाम क्या रखे, तो फिर हमको ये सबसे बेस्ट लगा कि डॉक्टर ऑन डोर अच्छा लगा,
कि डॉक्टर ऑन डोर, शॉर्टकट में डीओडी, इस तरह से एक छोटी सी शुरुआत थी। पहले हमने डिजिटली शुरू की थी, फिर जब मैं राजस्थान आ गया तो फिर हमने इसको धरातल पे स्टार्ट किया, और अब डिजिटली और धरातल दोनों पे अच्छे रूप से काम कर रहे हैं हम। तो ये रूरल बैकग्राउंड के लिए है या फिर रूरल और अर्बन दोनों के लिए है? ये इसका प्राइमरी मोटो और इसका जो ड्रीम, हमने इसका एक लोगो रखा है, डॉक्टर ऑन डोर, स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना। पर ये इसकी जो उत्पत्ति हुई, इसका मेन कारण ग्रामीण भारत के लिए हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर ये हम इसमें सक्सेस हो पाते, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाते हैं, तो जैसे ये हमने गांव में शुरू की, इसको हम अर्बन में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहला मोटो हमारा ग्रामीण भारत के लिए है। वो हो जाएगा तो हम मानेंगे कि हमारी पहल सक्सेस हो चुकी है। आपने कौन सी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स देखी गांव में सबसे ज़्यादा जो? देखो, गांव में हेल्थ के सारी प्रॉब्लम होती है गांव में, लेकिन क्या है, जैसे नॉर्मली मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैंने ये देखा कि ऑर्थोपेडिक जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कुछ भी होता है, तो गांव में क्या होता है कि हर जगह, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पहले जब डॉक्टर्स नहीं थे, तो क्या गांव में एक आदमी ऐसा होता था जो डॉक्टर बन जाता था, मतलब उसको लोग दिखाने लग जाते थे, वो उसको लोग डॉक्टर मान लेते थे। उनके लिए कैसे हो जाता है, उसको दिखा लिया तो अपने डॉक्टर को दिखा लिया, तो वो एक तरह से उनकी मजबूरी थी। आज डॉक्टर्स हो चुके हैं, आज स्पेशलिटी शुरू हो चुकी है, सुपर स्पेशलिटी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं जाएंगे, उनका वो क्या फेथ वहाँ पे बना हुआ है। तो इसके लिए हमको चाहिए जागरूकता, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि उसके कई कॉन्सिक्वेंस होते हैं उनके। वो जैसे मान लो किसी के पास चले गए, जैसे मतलब जो पट्टी बांधने वाले हैं, पहलवान हैं, इस तरह के वो लोग होते हैं, देसी इलाज वो करते हैं, तो उससे क्या लोगों के कई फ्रैक्चर हो जाते हैं जो यूनाइट नहीं होते, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर, वो जॉइंट खराब हो जाते हैं। उनमें भी इसका रीज़न क्या है, कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं सिंपल जो ठीक हो जाते हैं, तो वो फेथ फिर बना रहता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ज़्यादा देखी है। बाकी जैसे एज ए मेडिकल ऑफिसर में सारे मरीज़ मेरे को देखने पड़ते हैं वहाँ इमरजेंसी में, तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है गाँव में। उसको वो ऐसे बोलते हैं कि इनके ऊपर वाली बीमारी हो गई, उसको मतलब वो देवी देवताओं से जोड़ देते हैं, और कई परिवार इस समस्या से ग्रसित है, और पूरे परिवार को ये चीज़ भुगतनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। और तो ब्रांच लेने के पीछे कोई स्पेशल आपका मोटो? ये भी एक बहुत अच्छी आपने सवाल मेरे से पूछा है। एक्चुअली में क्या, जब मैं पैदा हुआ था, तो एक बीमारी जिसको CTV बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं उसको, क्योंकि क्लब इसलिए कि एक तरह से 4 डिफॉर्मिटीज़ का मतलब एक बीमारी होती है जिसमें 4 डिफॉर्मिटी अलग होती है। CTV अंग्रेजी में बोलते हैं कंजेनाइटल टेलिपस इकिनोवायरस। तो ये जन्मजात होती है, पेट में ही जब बच्चा रहता है, तो उसकी कुछ थ्योरीज होती है कि पेट में जब बच्चा रहता है माँ के पेट में, तो कई बार उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी पैर, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ मुलायम होती है, और कुछ इसके पीछे अगर हम मेडिकल साइंस में जाते हैं तो कुछ ऐसा कि कुछ कारण इसके मिले भी नहीं है। तो मेरे दोनों पैरों में बायलेटरल CTV के साथ मैं पैदा हुआ था। अच्छा। तो मेरे फादर पढ़े हुए थे, तो लोगों ने तो लगा यार इसके कुछ अभिशाप हो गया, कई लोगों ने तो ऐसे बोला कि यार अब तो जी चल तो नहीं पाएगा शायद, अगर ये बेचारा मर जाए तो भी ठीक रहे, इस तरह तक लोगों ने बोल दिया, लगा कि अब चलेगा नहीं तो क्या करेगा। लेकिन मेरे फादर ने थोड़ी सी अपनी विद्वता दिखाई, और मेरे को SMS हॉस्पिटल जयपुर में उन्होंने दिखाया। वहाँ हालांकि वैसे हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि जो बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, इस बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है, इसमें प्लास्टर लगते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा। लेकिन मैं वो टाइम तो मेरा निकल गया था। उसके बाद गए तो डॉक्टर्स ने SMS हॉस्पिटल, मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अच्छा एथलीट भी हूँ, अच्छा फुटबॉल भी खेलता हूँ, और मैं क्रिकेट का भी शौकीन हूँ। जो आपने डॉक्टर ऑन डोर का जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसके पीछे प्लानिंग कैसे रहती है, फंड कहाँ से आता है? देखो, एक्चुअली में पहले तो, अब जैसे अब मैंने इनिशिएटिव लिया है इसका डॉक्टर ऑन डोर का, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि इसको हम एक तरह से NGO की तरह काम करें। लेकिन हमको लगा यार NGO में लोग क्या होता है, बहुत सारे अटकलें उसमें आती है कि यार लोग कह रहे हैं भाई ये कर रहे हैं, तो लोग, क्योंकि उसमें तो फंडिंग कोई आदमी देगा। फिर हमने इसको एक तरह से सेल्फ कि यार हम, ये कंसेप्ट हमारा है, तो इसको अब हमने कि हम खुद रिसोर्स क्रिएट करेंगे और खुद इसको बढ़ाएंगे। तो अभी इनिशियली मैंने इसको एक स्टार्टअप का रोल दिया है। मेरे साथ मेरे एक पार्टनर जो IIT दिल्ली से आते हैं, वो तो टेक्निकल पार्ट वो देख रहे हैं। इसमें हमने इस तरह से किया कि एक तो हमने इसके लिए ऐसा किया कि एक हमने जागरूकता, पहले हम सबसे पहले चाहेंगे जागरूकता हो, तो एक हमने इसका YouTube चैनल बनाया है, उसमें सारे डॉक्टर्स के जो भी स्पेशलिटी डॉक्टर रखता है उसकी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं। एक इसकी हमने एप्लीकेशन बनाई प्ले स्टोर पर और उस पर ऐप स्टोर पर, उसमें सारे डॉक्टर्स, सारी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, आप घर बैठे गांव में बैठ के मोबाइल से आप उनको असेस कर सकते हो। और उसके बाद में हमारा ये प्रोग्राम है कि हम हर गांव तक, जैसे गांव में हम अगर हमारा सरकारी सिस्टम देखते हैं तो गांव में PSC होती है, तो हम एक ग्रामीण हर गांव में एक यूनिट खोलना चाहेंगे, मतलब आने वाले टाइम पे,
ताकि लोग वहाँ पहुँचे और उसको उस तरह से गाइडेंस मिल सके। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी है कि हमारे गाँव में लोग इतने अशिक्षित है, जानकार नहीं, उनको ये नहीं पता उनका डॉक्टर कौन है, वो किस बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर कौन है उनका। और ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको मैं बता दूं, देश एक बात करेंगे, देश सुपर स्पेशलिटी पे जा रहा है और गांव में आप देखेंगे तो आपको एमबीबीएस डॉक्टर मिलना मुश्किल है। तो इस तरह से हमने इसकी आगे बढ़ाने का इसका प्लान कर रहे हैं। क्या होता है, डॉक्टर घर जाता है पेशेंट के सबके? देखो, इसमें ऐसे था कि इसका नाम तो डॉक्टर ऑन डोर है, लेकिन इसकी शुरुआत भी इस तरह से की गई थी, ऐसा किया भी गया था कि डॉक्टर्स की विजिट की, लेकिन फिर देखा जिस हिसाब से हमारी नीड है, ये डॉक्टर्स का गांव में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हमने 1-2 बार विजिट दी और फिर हमने जैसे डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स वैसे भी कम है भारत देश में, अगर आप डॉक्टर्स का रेशियो देखा जाए तो वे वैसे भी कम है। तो फिर हमने जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, उसको वहाँ पहुँचाने की कोशिश की डॉक्टर की गाइडेंस में। और आपको बता दूं, मैंने ये शुरुआत 5 साल पहले की थी। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है और गंगापुर डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर मैं खुद हूँ अभी। अच्छा। ताकि लोग, मतलब जो शुरुआत हमने 5 साल पहले की, तो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, उसका नोडल ऑफिसर गंगापुर सिटी का मैं हूँ। उसमें ये रखा गया था कि डॉक्टर्स जाएंगे और गाँव जाके इलाज करेंगे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि सरकार भी इस तरह की पहल करे तो हमको अच्छा लगेगा। तो अभी हमारा जो डॉक्टर ऑनर का कंसेप्ट ये है कि पहले हम डिजिटली पहुँचते हैं और डिजिटली हम अच्छा पहुँच पाएंगे तो फिर हम जैसे यूनिट खोलेंगे गाँव में, तो गाँव तक उसको पहुँचाने में मदद करेंगे। क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो कई जो मिथ होती है, बिलीफ होते हैं लोगों के, उन पे भरोसा करते हैं? बहुत। ये देखो, जो मिथ है, बिलीफ जिसकी आप बात कर रहे हो, ये क्या होता है, एक तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई घर में, मान लो कोई लड़का डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनाया उसके फादर ने या जो घर वालों ने उसको वो दिया, तो जो मिथ होगी, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है आपको कि घर में डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर घर में, लेकिन उसके फादर उसको बोल रहे हैं कि यार मेरे को तो झोला छापू दिखा के आ जा। और ऐसा कई जगह को मिल जाएगा कि एमबीबीएस डॉक्टर अपने पिताजी को ले जा करके और जो झोला छाप डॉक्टर को दिखा रहा है। अब उसमें 2 चीज़ें होती है, क्योंकि वो जो लड़का है जो एमबीबीएस कर रहा है, अपने पिताजी से आर्ग्यू नहीं कर पा रहा, एक रेस्पेक्ट में उसके फादर की में। तो ये चीज़ें क्या होती है, जागरूकता से जाएगी। अब दूसरी बात एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि अब उसका फादर है, जो भी फादर है, हमारा जो ग्रैंड फादर है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके थ्रू जी लिया, वो आज तक है, मतलब वो, तो वो बिलीफ इतना बड़ा हो जाता है, कई बार उसको आप तोड़ भी नहीं पाते। कई बार उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, मतलब आप उसकी मजबूरी हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी जागरूक, कितना भी अच्छा बंदा जो डॉक्टर है, कितना भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उसकी मजबूरी हो जाती है, वो करता है। और एक बार कर दिया तो फिर वो मामला ठीक हो, फिर वो बोल नहीं पाता वो। ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, मैंने फील की है। सब लोग उसे सुनते हैं झोला छाप डॉक्टर। एक्चुअली झोला छाप डॉक्टर कहते किनको है? देखो यार, झोला छाप डॉक्टर क्या है कि एक तरह से झोला छाप वर्ड ऐसा है कि आपकी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी डॉग इलाज कर रहा है, जैसे कि हमारे पास डिग्रियां होती है, जैसे एमबीबीएस हो गई, बीएमएस हो गई, बी जो सरकार ने, जो बीएचएमएस हो गई, जो डिग्रियां सरकार ने सर्टिफाइड दे रखी है हमको, आप सर्टिफाइड हो तो आप इलाज करेंगे, तो जो सर्टिफाइड है वो सही डॉक्टर माने जाएंगे। झोला छाप डॉक्टर वो है जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे मान लो कोई डॉक्टर के साथ रह रहा है कोई बंदा, और वो डॉक्टर से उसका फिर सीख गया कुछ चीज़ें ऊपरी ऊपरी, फिर इलाज करने लग गया। बाकी आपको एक बात बताता हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करनी चाहिए। एक चीज़ ये, जैसे कि अभी सरकार गवर्नमेंट में सेटअप में, जैसे कि अभी आजकल मेडिकल ऑफिसर्स, जैसे मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ, अब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन यदि मैंने एमबीबीएस की है, एमबीबीएस का मेरा नॉलेज है, एक ऊपरी ऊपरी नॉलेज एमबीबीएस सब सब्जेक्ट का होता है, लेकिन आप एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते उसमें। तो मैं भी यदि किसी बच्चे का इलाज कर रहा हूँ, तो ये भी मैं भी मानता हूँ कि ये भी सही चीज़ नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्योंकि कोई ऐसा डायग्नोसिस बच्चा इमरजेंसी में मेरे पास आता है और कुछ उसकी ऐसी बीमारी है, तो मैं उसको पहुँच नहीं पाऊँगा उस बीमारी तक, तो उसका सही इलाज नहीं किया, तो एक तरह से मैंने भी गलती की है, और मैं इसका बहुत ही एक तरह से ऑफेंस मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो कि जैसे झोला छाप वाली, ये रूरल एरियाज में ही है, फिर अर्बन में भी ऐसा है? देखो, रूरल एरिया में तो उनकी एक मजबूरियाँ है। ऐसा होता है कि आपको बताता हूँ, मैं बोली का रहने वाला हूँ, कोडाई गाँव का। तो हमारे गांव में क्या है कि बंगाली जिसको हम बोलते हैं, हमारे गांव में पता नहीं वो किस तरह से उन्होंने वो रखा है कि हमारे हर गांव में एक बंगाली है, वो बंगाल से आया हुआ व्यक्ति है, या तो उन्होंने कोई एक चेन है उनकी, और वो इलाज करते हैं। और वो, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे आपको फ़ोन कर दो रात में, तो आ जाएंगे आपके पास वो इंजेक्शन लेके, जो प्राइमरी इंजेक्शन होते हैं दर्द के है, जो भी इंजेक्शन होते हैं वो लेके आ जाते हैं और लगा देते हैं।
तो उनका अच्छा कनेक्शन होता है गाँव वालों के, गाँव वाले उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वही आते हैं आपके, जब उनकी इमरजेंसी होती है तो उनको हेल्प की ना, डॉक्टर थोड़ी ना आएगा घर में उनके, तो उनका उनका उनसे सिंपैथी भी हो जाती है और उनका थोड़ा बिजनेस हो जाता है। तो ये हर गाँव से तो एक तरह से इस तरह का बन जाता है ये, क्योंकि वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से गाँव में तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गाँव में इसलिए है कि गाँव में डॉक्टर्स नहीं है। बाकी शहरों में भी आपको मिल जाएंगी, ऐसा मैंने खुद ने देखा है कि शहरों में भी कई लोग जो क्या है कि डॉक्टर्स नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है, तो उन्होंने क्या डॉक्टर्स की डिग्रियां ले रखी है और काम वो खुद करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गांव में, शहरों में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अनक्वालिफाइड है लेकिन काम कर रहे हैं। बाहर कब आते हैं, जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब आपको सामने देखने को मिलता है, बाकी चलता रहता है। अब क्या गैप देखा आपने जो रूरल और अर्बन के बीच में? देखो रूरल में तो क्या है कि भाई हमारे पास बेसिक सुविधा नहीं है। जैसे कोई भी मरीज आता है वो प्राइमरी पीएचसी पे जाता है, सीएचसी पे जाता है या डीएच जाता है, और वहाँ पर जो भी इलाज होता है उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है। रेफर सीधा मेडिकल कॉलेज होता है, मतलब बड़े शहरों में होता है। बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पर सारे डॉक्टर्स जो है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स जो भी स्पेशलिटी वाले हैं, सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर सारे आपको बड़े शहरों में मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर काम करने लायक ही नहीं, क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं उनके पास। तो सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे बड़ी सिटीज़ में। तो बड़ी सिटीज़ में तो सारी सुविधा मिल जाएगी आपको। अगर आप जैसे मान लो अभी हम जैसे बात करते हैं जयपुर की, जयपुर में आप बैठे तो आपको सब मिल जाएगा। आप चाहो तो होम केयर मिल जाएगा घर बैठे आपको। ऐसी कंपनी है जिन्होंने होम केयर हायर कर रखा है, पैसा लेंगे आपसे वो सब। लेकिन गांव में आप पैसा देकर भी, आपसे कितने पैसेदार आदमी, आप पैसा देकर भी सेवाएं नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ कि यदि आप सर्वे करेंगे, जो जिला अस्पताल होते हैं, जिला एक बहुत बड़ा चीज़ है अपने आप। आपको वहाँ पर गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं मिले, डीएम गैस्ट्रो नहीं मिलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे। मतलब जिला अस्पताल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपको डॉक्टर, ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। क्या एक जिला ये डिजर्व नहीं करता? क्या जिले के इतने लोग नहीं जो कल मान लो कोई जिले में कोई रहते हो, आप किसी जिले में, गांव में आप रह रहे हो, आपके मान लो हार्ट अटैक आता है और वहाँ अगर उसका इलाज नहीं मिलता, जयपुर बीच में आप, जयपुर आता है जहाँ भी उसकी जो भी बड़े शहर, कोटा, अजमेर, जहाँ भी जाएगा अपने बड़े शहर में, बीच में वो अगर एक्सपायर कर जाता तो इसलिए एक्सपायर कर गया कि वो उस जिले में था। जयपुर में था तो नहीं कर पाता। तो इसलिए डिजर्व हर आदमी का एक अधिकार, हम कहते हैं कि जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे स्वास्थ्य का अधिकार भी होना चाहिए। तभी तो लोग, फिर वो क्या होता है कि जब लोग गांव में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको हेल्थ, देखो उनको एजुकेशन की इतने प्रॉपर नहीं मिल रही, हेल्थ नहीं मिल, तो सब लोग शहरों की तरफ चले आते हैं गाँव में। बाकी ज़िंदगी गाँव की अच्छी है, हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को काफ़ी अच्छा बना रखा है, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है इन हॉस्पिटल्स की? देखो यार, मैं बात करता हूँ आपको पीएससी की। पीएससी पे एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को वो 24 घंटे रखते हैं। अब आप मान लो कोई डॉक्टर वहाँ, या तो डॉक्टर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको रहने का वो मूलभूत सुविधा उसको मिल नहीं पाती। हालांकि डॉक्टर्स उसको देती है, लेकिन हर डॉक्टर आगे निकलने की कोशिश करता है। तो अधिकतर आप पीएससी का अगर डॉक्टर ढंग से देखेंगे तो आपको डॉक्टर वर्किंग नहीं मिलेगा। मतलब ओपीडी करेगा 24 घंटे कैसे रह सकता है? सही बात। अगर आप पीएससी पे एक डॉक्टर तो 24 घंटे थोड़ी ड्यूटी कर सकता है, उसका खुद का भी काम होगा। वो 8 घंटे की ड्यूटी उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन भी। तो इस तरह से क्या होता है कि चलो ये तो पीएससी की बात है। मैं बात करता हूँ आपको जिला अस्पताल की, जिसको सरकार ने जिला अस्पताल घोषित करा और मैं खुद उसमें हूँ। तो जिला अस्पतालों बात ये है कि वहाँ पर सीटी स्कैन एमआरआई नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि जिला अस्पताल में जो बड़े शहरों के अलावा जो नॉर्मल जिला अस्पताल है, जैसे मान लो माधोपुर, टोंक, करौली, अब तो मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेडिकल कॉलेज खुल गए तो शायद वहाँ पे एमआरआई आ जाएगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बड़ा काम है। बाकी जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, अब सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो वहाँ पे एमआरआई आ जाएगी। बाकी तो एमआरआई की सुविधाएं नहीं थी, और सुविधा है तो इतनी अच्छी एमआरआई नहीं जो जयपुर में होती। तो लोग अधिकतर एमआरआई की जाँच कराने जयपुर ही आते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटीज़ होती है हर मशीन की, तो उस हिसाब से। दूसरी बात करता हूँ कि मैंने आपको एक बात बताई कि सुपर स्पेशलिटी तो है ही नहीं। मेडिकल कॉलेज में भी आप अगर जो नए खोले तो वहाँ भी मुझे लगता नहीं कि आपको सुपर स्पेशलिटी मिलेगी, क्योंकि आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो आपको, कुछ सुपर स्पेशलिटी तो आपको जयपुर में जो हमारा मेडिकल कॉलेजेज है वहाँ भी आपको जो क्वालिफाइड डॉक्टर जिन्होंने जो सुपर स्पेशलिटी कर रखी है वो नहीं मिलेंगी। क्योंकि वहाँ पे जैसे आप खुद भी देखेंगे तो ये सब लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आते हैं। इसलिए लोग फिर सीधे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं। सरकार अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करती है, लेकिन अगर रियलिटी चेक की जाए तो इतना जितना हम सरकार हमको दिखाती है, अगर हमको सरकार 100 दिखाती तो 6-7 पे आपको मिलेगा। ये रियलिटी है। 6-7 मैं मैं तो क्या गवर्नमेंट में खुद काम कर रहा हूँ, और इसकी हार्ड रियलिटी देखने के लिए, और हाँ
चीज़ें और भी बदतर हो जाती है जब आप रात की बात करते हैं, जब आप इमरजेंसी की बात करते हो। सब हॉस्पिटल्स में रात में सिर्फ आपको एक डॉक्टर मिलेगा। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, वो एमबीबीएस भी हो सकता है या कोई किसी स्पेशलिटी का, जैसे मान लो मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, कोई ईएनटी वाला है। तो सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि जैसे मान लो मैं हूँ ऑर्थोपेडिशियन, मैं किसी पीडियाट्रिक बच्चे को कैसे जज कर पाऊँ उसका डायग्नोस क्या है। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई मेडिसिन की, तो इतना अच्छा थोड़ी जज कर पाऊँ जो स्पेशलिटी वाला कर पाएगा। सही बात है। तो ये एक डॉक्टर और बाकी और डॉक्टर कॉल पे होते हैं, लेकिन जब इमरजेंसियाँ आती है तो कॉल पे आने का कई बार इतना टाइम देती नहीं है। तो इसका भुगतान गाँव वाले बखूबी करते हैं और मैंने खुद देखा है करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बढ़े, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि सरकार की भी कुछ सीमाएं हैं, वो इतना कर पाने में सक्षम हो, इसका मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, जो मैं देख पा रहा हूँ। आपने बताया गवर्नमेंट की कुछ सीमाएं होती है कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी सीमाएं होती है, क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट देखो क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, बहुत लोगों से बना होता है। ये बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग होते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ सीमाएं होती है, सीमाएं मतलब उसकी कुछ लिमिटेशंस क्यों हुई। जैसे मैं अपने बताता हूँ कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया, जैसे कि मैंने बोला मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारा जो एक मशीन होती है, हमारे सियाम मशीन, जिसमें देख के ऑपरेशन किए जाते हैं, अच्छा। वो नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन जब मैं आया था, 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मैंने लिख के दिया सरकार को कि भाई हमको ये चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना। तो उन्होंने उसको, जैसे मैंने लिख के दिया हमारे पीएमओ को, उन्होंने आगे बोला और फिर आगे जा करके वो बात बंद हो जाती है, फिर उसको रिप्लाई कर जाता। तो उसमें कैसे बंद हो जाती है, मैंने उस टाइम में थोड़ा सा काफ़ी मैं आया था, मुझे लगा यार सिस्टम में अपन इम्प्रूव करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, तो मैं काफ़ी जोश में था। तो मैंने सोचा मैं ऊपर भी बात करूँगा। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग आपको इतना तवज्जो नहीं देंगे, समझा मेरी बात को। तो उसमें क्या होता है कि तो वो चीज़ अब आज तक नहीं हो पाई। तो लिमिटेशन क्या हुई कि वो चीज़ पहुँच ही नहीं पाई, या तो कोई पहुँचाना चाहता नहीं है। यही हुआ ना इसका मतलब। जब एक छोटी सी चीज़ है जिसको हर एक डॉक्टर ऑन कर लेता है, जैसे वहाँ पर 7-8 प्राइवेट डॉक्टर्स ऑन कर रहे हैं उसको, क्या सरकार ऑन नहीं कर पाएगी 18-20 लाख की बात को। तो इसमें क्या, मेरे तो ये चीज़ समझ में आई नहीं। एक तो ये बात बताना चाहता हूँ। दूसरा कि जैसे कि मेरे हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने फील किया, मैंने देखा हमारे वहाँ पर सिटी स्कैन मशीन नहीं है अभी भी। लेकिन एक दिन मैंने क्या देखा कि ऐसे पोस्टर लगे हुए थे कि सिटी मशीन आने पर धन्यवाद, मतलब हमारे विधायक साहब का, जो भी मतलब। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में आने मतलब पर? वहाँ पर, हाँ, मतलब अच्छा। वहाँ रेलवे उस पर जो हमारा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए थे, ये लग चुके। लोगों ने खूब थैंक यू बोल दिया और बधाइयाँ दे दी, लेकिन आज तक नहीं पहुँची वो। कई मरीज हमारे पास आए कि सर सिटी स्कैन करवानी है। वो मैंने बोला सिटी स्कैन नहीं है, कि सर वो वहाँ तो थी, अखबार में तो आई थी, वो अखबार से ही चली गई वो। अच्छा, ये अखबार में भी आ रियलिटी? गई कि भाई आ गई अखबार में, ये होएगी, लेकिन वहाँ पर शायद जगह नहीं बताई, जो भी रीज़न। देखो कोई चीज़ नहीं हुई तो नहीं हुई, रीज़न से एक्सक्यूज़ कभी मैटर नहीं करते। एक्सक्यूज़ तो आप कुछ भी बना दो, हो भी सकते हैं, लेकिन आप एक्सक्यूज़ के ऊपर बियॉन्ड करते हो तो ही सक्सेस है ना। तो लिमिटेशन होगी ना, वो चीज़ें कर नहीं पाया, फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँची ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बताता हूँ कि और चीज़ें बताता हूँ मैं, कि जिससे हमारे वहाँ पर आईसीयू स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि शायद 2-3 महीने तक तो एक भी मरीज आईसीयू में भर्ती नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आईसीयू में भर्ती होगा तो फिर बाउंडेशन डॉक्टर्स की आना पड़ेगा, आईसीयू में मरीज भर्ती है तो। ये दिस इज द हार्ड रियलिटी सिस्टम की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईसीयू वाला मरीज होकर घर चल जाता था, क्योंकि मरीज भर्ती करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी। अब सरकारी सिस्टम में देखो, या तो आप कुछ लोग अच्छा भी काम करते हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, और सरकारी सिस्टम में जैसे मान लो मैं हूँ डॉक्टर हूँ, तो आपको 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा भाई, है ना। तो उसमें या तो सरकार के पास लोग होने चाहिए, जैसे 2 लोग होने चाहिए जो अलर्ट रह सके। फिर एक आदमी तो फिर काम चोरी करेगा वो, क्योंकि वो एक्सक्यूज भी उसके पास कि यार मैं 24 घंटे ड्यूटी करूँगा। तो ऐसे उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि उसको वो ले दे के, जैसे जनता के पास बात पहुँची, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, फिर एक्सक्यूज़ दे के किसी के ऊपर वो, किसी को सस्पेंड कर देंगे, किसी को हटा देंगे, और जनता को मेंटेन करते रहते हैं वो। और वहाँ पर देखो मैं बताऊँ, सरकारी सिस्टम की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सरकारी सिस्टम में क्या सीन है वहाँ पे, सरकारी सिस्टम में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल से लोग का इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपकी कोई शिकायत नहीं जा रही है ना, तो उनके हिसाब से वो सक्सेस सिस्टम है। अगर सरकारी सिस्टम चल रहा है और वहाँ कोई शिकायत नहीं कर रहा, कोई आदमी, चाहे वहाँ कुछ भी हो रहा हो, और शिकायत आ गई और कितना भी कम्पिटेंट है, तो फिर उसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा है, मतलब इसका एक रीज़न बहुत बड़ा सरकारी सिस्टम के जो लिमिटेशंस का, ये जो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, ग्रामीण जनता जागरूक नहीं है।
और जो जागरूक है वो डरते हैं, क्योंकि जो जागरूक है वो पढ़े लिखे लोग हैं, या तो सर्विस में, या फिर वो सरकार से डरते हैं कि यदि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे सरकार आपको दबाएगी। तो ऐसे लोग ज़्यादा होने चाहिए ताकि सरकार उनकी आवाज़ को दबा नहीं पाए। तो इसमें सब लोगों का जो जहाँ भी सिस्टम है, जहाँ भी हम रहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ भी रहते हैं मतलब भाई उसमें क्या कोई कमी आए तो उसको आप आगे बढ़ाओ। मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में CR मशीन नहीं है, नहीं थी, नहीं है अभी भी। कल 100 लोग पहुँच जाते हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं सरकार के, प्रशासन के, और वो बैठ जाते हैं। मैंने एक चीज़ मैंने नोट करी है, लोग जैसे किसी के साथ अनहोनी होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज तक मैंने कभी CT स्कैन के लिए 100 लोगों को धरना देते हुए नहीं देखा मैंने। मतलब मैंने हेल्थ के बारे में नोटिस किया है कि आपका एक्सरे खराब है तो 50 लोग आगे बैठे, नहीं एक्सरे खराब क्यों नहीं सही हुआ। सरकार में स्टॉक में दवाएं खत्म होगी तो उन्होंने बोला दवाई नहीं है, तो यार ऐसे मत, दवाई क्यों नहीं है, और नहीं है तो 50 लोग आगे बैठे नहीं धरने पे, भूख हड़ताल पे कि यार दवाएं क्यों नहीं लगी। मैंने आज तक 5 साल मुझे इस ग्रामीण मतलब यहाँ राजस्थान में काम करते हो गई, मैंने कभी लोगों को इस तरह से करते हुए नहीं देखा। ऐसा करने में क्या दिक्कत है, मुझे ये भी नहीं बोला, जबकि उनकी बात है। जब कोई ऑपरेशन बाहर होगा तो पैसे उन्हीं के लगेंगे। और आपको मैं ये बता देता हूँ, मैं जिस सियाम की मशीन जो 15 लाख की है ना, उससे ज़्यादा तो 1 महीने में आगे लोग खर्च कर देते होंगे। कौन लोग? मतलब जो जिनका ऑपरेशन होना है, जैसे मान लो हड्डियाँ टूटना, डेली टूटनी हड्डियाँ 3-4, एक ऑपरेशन का खर्चा 20,000 रुपये, मान लो 20,000, 25,000, 30, जो भी है गवर्नमेंट में मतलब बाहर भी देना पड़ता है पैसा, बाहर भी इम्प्लांट देना पड़ता है। वहाँ तो बिल्कुल सब, अगर गवर्नमेंट में मशीन होगी तो इम्प्लांट फ्री आएगा, तो 1 रुपया नहीं लगना उनका। और गवर्नमेंट में तो क्योंकि अब भाई देखो, सरकारी डॉक्टर जितना ज़्यादा करेगा उतना अच्छा डॉक्टर होगा वो, एक तरह से ये भी जो जितना काम करेगा तो वहाँ पर उसको एक तरह से उसको लीगल भी उसको फोकस मिलता है। डॉक्टर अच्छे से काम करते हैं सरकार में, क्योंकि उनको पता है कि मतलब ऐसे अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा पैसा भी नहीं ले सकते ना वो, तो उनको ऐसा भी कोई लालच भी नहीं होता। तभी तो लोग, जैसे आप बात करो, लोग अगर डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराने की कोशिश करते हैं डिलीवरी, क्योंकि उनको पता है, मतलब ऐसा वो सोचते हैं। हालांकि डॉक्टर्स के बारे में ऐसा है कि डॉक्टर्स के बारे में मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करते होंगे। मैंने भी तो ऐसे पर्सनली किसी डॉक्टर को देखा नहीं कि किसी आदमी की ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन कर दिया। हालांकि लोग कहते रहते हैं, हम सोशल मीडिया पे अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत डॉक्टरों के कांटेक्ट में रहा हूँ। मैंने 7-8 मेडिकल कॉलेजेस में निकला हूँ, और 10-15 हज़ार डॉक्टर मेरे कांटेक्ट में होंगे। लेकिन मैंने ऐसे नहीं देखा कि जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यार हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ऑपरेशन मत कर देना। डॉक्टर तभी ऑपरेशन में जाएगा जब उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, बाकी ऐसे मैंने नहीं देखा। लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, वो उनका क्या बेसिक रहता है मुझे आइडिया नहीं। तो इसलिए लिमिटेशन ऐसी आ जाती है कि इसमें सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, और जो लोग जिसको नीड है वो लोग कौन है, गरीब भाई, वही जाएंगे सरकारी वही में। जाएंगे जो बिल्कुल गरीब। तो वो या तो जानते नहीं कि हमारी कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और जो डॉक्टरों से लड़के चले जाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको ही जो भी बोलना बोल के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सिस्टम क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, एक तो ऊपर सिस्टम बहुत सारे लोगों से बना हुआ है, तो किसी भी स्टेप पे ब्रेक हो जाता है वो। दूसरा, नीचे वाले लोग इतने पढ़े लिखे जिम्मेदार नहीं जो इस चीज़ की मांग कर सकते। दोनों चीज़ें। आपने 2 चीज़ें बताई अभी। एक तो बताई कि CT MRI की मशीन कागजों में आ गई, अखबार में आ गई, पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं आई। तो उसमें गलती मानते हैं भाई, पब्लिक की गलती है, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि रियलिटी में नहीं है। आपने दूसरी चीज़ बताई ICU की, कि ICU ओपन हो गए 3 महीने हो गए, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तो उसमें पब्लिक की थोड़ी ना गलती, उसमें तो डॉक्टर की गलती है, क्योंकि नहीं, अगर वो अरे ओपन करेंगे तो बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसके हाँ तो लिए। नहीं भाई, जब ICU चालू हुआ था तो हमारे जो भी स्थानीय MLA साहब आए थे, बड़ा प्रोग्राम हुआ था, लोग भी आए होंगे, तो लोगों को पता लगा। फिर लोगों को जब जैसे उसको मरीज को किसी को भेजा होगा, इसको ICU की जरूरत है, तो उसको ICU में क्यों नहीं भर्ती करने दिया उन्होंने। भाई दोनों की है, ऐसे नहीं करा डॉक्टर इसमें, मतलब मान लो अगर मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करना चाह रहा वहाँ, है ना, तो मेरी भी गलती है, ऐसा नहीं करा मेरी गलती नहीं, लेकिन ये आधी आधी हो जाती है। हालांकि प्राइमरी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी एक देखा जाए तो, डॉक्टर क्योंकि की जब मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ अगर मान लो मेरे पास ICU का प्रभारी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी होती है मैं डॉक्टर हूँ, उनको पेशेंट को भर्ती करूँ। लेकिन मरीज को मैं नहीं, मान लो मैं काम नहीं करना चाह रहा, सरकारी सिस्टम है नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप भर्ती करोगे तो देखना हाँ, पड़ेगा तो फिर। मैं नहीं करना चाह रहा, तो लोग को बोलेंगे आप क्यों नहीं भर्ती कर रहे, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोई नहीं बढ़ा रहा ना, क्योंकि वो चल रहा है। ये है, इस तरह से चलता है। डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रोफेशन है या सेवा भाव दोनों ही मतलब होते हैं देखो इसके? यार, वैसे तो एकदम सेवा करना, मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी नहीं देखे जो, हाँ कुछ डॉक्टर्स जिनके साथ बहुत ऐसा घटित हुआ है कि जो उन्होंने देखा, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत निस्वार्थ सेवा की है। एक डॉक्टर का एग्जांपल मैं देता हूँ। एक डॉक्टर है,
वो गांव का डॉक्टर के नाम से उसका चलाता है, गांव का डॉक्टर। उसकी मदर क्या एक्सपायर हो गई थी, तो उसको लगा यार कि मेरी मदर एक्सपायर होगी, तो उसके अंदर जुनून था कि यार मेरी मदर जैसे किसी और की मदर या फादर नहीं जाए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो उसमें घुस जाते हैं, वो करते हैं। बाकी तो क्या है, दोनों चीज़ें इसमें देखो यार, अपने आप की कोई भी आदमी डॉक्टर के पास तब आता है जब वो बीमार है, मतलब वो कमज़ोर है एक तरह से, क्योंकि उसको बीमार हो गया तो मान उसको शारीरिक उसके दिक्कत हो गई, दूसरा उसका पैसा भी जाएगा, उसमें पैसा भी लगेगा। तो उस टाइम डॉक्टर उसको अगर पैसा लेकर भी सही सर्विस दे देता है तो भी वो आपका एहसान मानता है हमेशा, इस तरह सही का। बात है। कई लोग जैसे ऐसे भी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर को भगवान नहीं मान करके डॉक्टर एक आप जैसा ही आदमी है जो एक प्रशिक्षण लेकर के उस चीज़ में काम कर रहा है। उसके अंदर बस वो आप जैसा सिंपल इंसान है, वो जो एक प्रशिक्षण से गुजरा, उसके बारे में उसने नॉलेज ली, उसके ऐसी चीज़ देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, और वो आपका इलाज कर रहा है। आपको बहुत ऐसा लगेगा यार ये क्या कर दिया, जैसे कल आपके कंधा उतर जाता है, आपके बहुत पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, जैसे मान लो किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, और उसके पास सिंपल टेक्निक से उन्होंने कंधा चढ़ा दिया, आपको लगेगा इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसको क्या दे दूं मैं। मतलब कई बार ऐसा हमने देखा है, मरीज इतना खुश हो जाता है, मतलब उसको लगा यार मेरा इतना बड़ा दर्द इसने ठीक कर दिया। वो पैसा तो पे करेगा, लेकिन उसको आपको दुआ भी देगा, और वो काफ़ी आपका एहसान मान रहेगा, ज़िंदगी भर याद भी रखेगा आपको। तो इसमें सेवा भी है, लेकिन अगर हम जनरली सोचें तो डॉक्टर्स को एज ए डॉक्टर जैसे होते हैं ना, और ऐसा माना जाए, आप उसके पास जाएँ, उससे आपकी सेवाएं लें और उसको आप पे करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या होता है, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है, वैसे तो मैं ग्रामीण भारत में काम करता हूँ, और मैंने अभी तक एज ऐसे इतना प्रोफेशनल कभी भी नहीं हो पाया। अभी आपको बताता हूँ मैं कि बिल्कुल ऐसे कोई आदमी ऐसा आ गया तो ठीक है यार, ऐसा नहीं कि यार ये आ गया तो भाई साहब आप आ गए, मैंने आपका काम किया तो बिल्कुल जा नहीं सकते आप, ऐसा मैं कभी नहीं हो पाया। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर्स के बारे में जो पर्सनल, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई भी मेरे से जुड़ जाएगा तो मेरे को व्हाट्सएप भेज देगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। लेकिन मैंने ऐसा, वो जब डॉक्टर उसके पास जाएगा, मतलब जैसे मान लो कोई कोई भी किसी कुछ भी, तो वो डॉक्टर से उतना जो डॉक्टर है उसके लिए वो नहीं करेगा, तो बराबर का होना चाहिए नहीं हिसाब किताब। भाई अगर आप डॉक्टर आपके लिए कर रहा है, जब डॉक्टर आपके पास आए तो वो डॉक्टर से, वो डॉक्टर ने आपका चार्ज फ्री कर दिया, आपकी कंसल्टेशन फीस उसने नहीं ली, वो आपका जाना। लेकिन जब आपके पास डॉक्टर आएगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मैंने देखा है। अरे डॉक्टरों में भी काफ़ी फेमस है कि डॉक्टर से आप जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे तो फ़ोन कर लेंगे, उससे उसके रिपोर्टें भेज देंगे। कई बार तो पूरी रिपोर्टें भेज देते हैं वो 15-20, और अब पूछते हैं अब इलाज बता दो इसका। ऐसे नहीं होता, डॉक्टर्स कुछ चीज़ें बता सकता है, आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन प्रॉपर इलाज आपको जांच करके, आपका क्लिनिकल एग्जाम करके ही कर पाएगा। आजकल डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इससे कुछ फ़ायदा मिलता है आपके डॉक्टर ऑन डोर को? बहुत, देखो डॉक्टर ऑन डोर की जो शुरुआत हुई है, और इसका सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो एक ऑस्ट्रेलिया की मैगजीन है, SBS ऑस्ट्रेलिया, अच्छा। उसका एक हिंदी पार्ट वर्जन आता है। तो जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड ऐसा है कि पता नहीं कौन आदमी कहाँ देख रहा है, तो उन्होंने इसको देखा, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, और उन्होंने SBS ऑस्ट्रेलिया में उसको पब्लिश किया। अच्छा। तो मुझे भी रिकॉग्निशन मिली, मुझे भी अच्छा लगा। ऐसे ही टाइम्स इंडिया हिंदी, उसमें भी इन्होंने इसको फीचर किया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको फीचर किया। कई जो जैसे कोई जो होते हैं ना पॉडकास्ट करने वाले, कई उन्होंने मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाया, तो उससे लोगों तक पहुंचाई, तो लोगों से पहुंचा, लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। भाई बड़े बड़े जैसे देश के कोने कोने से मेरे पास संदेश आने लगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कंसेप्ट है, इस पर काम होना चाहिए। तो उससे क्या आदमी को एनर्जी मिलती है, जब आप ऐसा कुछ काम सोचते हो और लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो एक एनर्जी मिलती है जो आपको उसको कंटिन्यू करने में, कंसिस्टेंसी में हेल्प करती है। तो डिजिटल वर्ल्ड का तो इसमें बहुत अहम रोल है, जो अब तक जिसको इसको हिम्मत को बनाए रखने में, इस जोश को बराबर बनाए रखने में, इस एनर्जी को कंटिन्यू, सबसे बड़ा रोल है डिजिटल वर्ल्ड का। क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे हैं वो लोग इस काम से इतने अवेयर नहीं है, जिस काम को हम जिस जगह कर रहे हैं उन लोगों, वो लोग इतना नहीं जानते इस काम को। आपको बता दूं मैं, जो समझते हैं वही जानते हैं। हाँ, और समझने वाले लोग होंगे पढ़े लिखे। तो भाई जहाँ हम काम करें, हम एक ब्लॉक अभी हमारा स्टार्ट हुआ है गंगापुर सिटी से, तो गंगापुर सिटी एक तहसील अभी, तो तहसील के लोग, तो जो लोग भाई, जो लोग गांव के लोग, उनको तो अपने काम से मतलब है, उनको नहीं पता क्या कंसेप्ट है, क्या इसका पार्ट है, क्यों कर रहा है। भाई जो लोग डॉक्टर्स है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसको समझ पाएंगे। इसलिए ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये अगर कोई भी चीज़ को बड़ा करने में इसका रोल अहम है, और मेरे कंसेप्ट में तो बहुत अहम रोल है इसका। कभी किसी ने आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट या क्रिटिसाइज किया हो कि
ये तो सोशल मीडिया के डॉक्टर है, ये कौन से कई रियल बार डॉक्टर है? कई देखो, शुरुआत जब आप बड़ा काम करेंगे ना, कोई भी काम करो, आपको लगता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन लोगों को नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, तो आपको बड़ा क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आपको बता दूं मैं, आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर थे, काफ़ी बड़े डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर क्या, काफ़ी उनका मतलब हॉस्पिटल्स है। तो उसने मुझे काफ़ी, मतलब मेरे को सामने कई लोग वो मतलब ऐसे बोलते रहते हैं, अरे यार ये तो जो आपने वर्ड बोला था ना, का सोशल मीडिया के डॉक्टर है। वो ये टाइम था जब मैं नया नया आया था। फिर 3 साल बाद मैं किसी डॉक्टर के साथ उनसे मिलने गया, उन डॉक्टर से मिलना था उनको। तो वही डॉक्टर कहता है कि यार इस काम मतलब मेरे को पता था इस बात का, लेकिन इस काम की शुरुआत तो ऐसी हुई थी, लेकिन अब ये चीज़ रियलिस्टिक हो गई, मतलब वो उस चीज़ को वो अपने शब्दों में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा काम सही है, तो उसको जारी रखें। लोगों के इस लोग कौन आपके लिए क्या कह रहे हैं, इस पे कभी नहीं जाएं, क्योंकि जिस दिन आप इसको कर देंगे या बड़ा कर देंगे, वही लोग अपना व्यू चेंज कर देंगे। वो आप ही की जो जो आपके विरोधी खड़े हैं ना, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इसलिए कभी इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और ऐसे कई लोग हैं, ये एक लोग नहीं, कई लोगों का ऐसा व्यू था जो बदल गया है, और अब और अच्छा कर दूंगा तो बिल्कुल बदल जाएगा। आपकी इसी स्टार्टअप से कितने लोगों को अब तक फायदा मिला? देखो यार, ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, आपको बता दूं कि अभी तक तो देखो, पहले अभी तो हमने स्टार्टअप का रूप दे दिया। स्टार्ट क्या किया था हमने, स्टार्ट एक तरह से हेल्प का कंसेप्ट था ये। अब जितने लोग हेल्प करी, वही लोग मेरे को मोटिवेट करेंगे ना। भाई अगर आपकी मैंने हेल्प कर दी तो ही आप मेरे को कहेंगे यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो लोग थोड़ी कहेंगे। और मेडिकल हेल्प ऐसी हेल्प है कि आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। और मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिजिटली करते थे, जैसे मान लो किसी ने कुछ पूछ लिया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, व्हाट्सअप किया, मैंने बोल दिया फ्रैक्चर हो गया, उसको पता लग गया, उसकी हेल्प हो गई एक तरह से। या फिर हमारे पास का डॉक्टर्स का नेटवर्क भी अच्छा है, पूरे इंडिया में हमारे पास डॉक्टर्स है। हर मेडिकल कॉलेज से हमने एक डॉक्टर, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं, ले रखा है। तो हम अभी तक हेल्प ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हेल्प। लेकिन हम अभी इसको हमने एक तरह से एक स्टार्टअप का रूप दिया है, जो अभी तक पूरी तरह धरातल पर आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। आने वाले 2-3 महीने में आपको बहुत अच्छा रूप इसका दिखेगा। तो जब ये स्टार्टअप का रूप आएगा तो इससे इसका फाइनेंस मजबूत होगा, और फाइनेंस मजबूत होगा तो धरातल पर ही पहुँचेगा ही। तो मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों से तो ज़्यादा लाखों तक होंगे जो अब तक हमने लोगों ने, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। नाम मेरा है क्योंकि शुरुआत मैंने की, इसमें कई ऐसे लोग भी है जिन्होंने लोगों की मदद करी है। और मेरा ऐसा कंसेप्ट ऐसा मानता हूँ कि जो आदमी मदद करे उसका नाम होना चाहिए। भाई मान लो कंसेप्ट मैंने किया और उस कंसेप्ट के थ्रू आपने किसी की हेल्प कर दी, तो उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो बाकी लाखों लोगों को इसको हेल्प मिली है। और जैसे हमारे पास रोज़ाना ये मान लो 70-80 कॉल तो मेरे पास आते होंगे मेरे एक फ़ोन पे। हमारे पास अलग अलग फ़ोन में बहुत सारे मेरे नाम की सिम मैंने ले रखी है, और लोगों को दे रखी है कि कोई इमरजेंसी है तो उसको अटेंड करें, उसकी जो भी मदद आए वो करने की कोशिश करें। व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज आते हैं हम रिप्लाई करते हैं। तो अभी एक तरह से हेल्प कंसेप्ट था जिसको हमने एक स्टार्टअप का रूप दिया है। जैसे मान लो इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे कोई जुड़ना चाहे इस प्रोग्राम के साथ में, तो कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? देखो यार, ये तो हमारा एक हेल्थ कंसेप्ट है, तो अब मेरे से कौन लोग जुड़ेंगे? जो डॉक्टर्स होंगे, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होंगे, जैसे नर्सिंग स्टाफ होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, लेब, मतलब एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। और हम तो एक तरह से एक स्टार्टअप का रूप है, तो जो उसका स्किल है उसको उसका पे दिया जाएगा और उस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा मोटो क्या है कि लोगों तक सेवाएं प्रदान करना। अब हम उसको कैसे देते हैं? अगर रूरल इंडिया में काम करेंगे तो एक तरह से लोगों को सेवा भी देनी है, और इतनी देनी है कि वो उसको वहन कर सकें। इतनी ज़्यादा भी उसका मतलब उसकी वो नहीं करना रेट की वो उसको पे ही नहीं कर पाएँ। तो गाँव में करेंगे तो आपको कम रखनी पड़ेगी। तो उस तरह के सारे मेडिकल के लोग, मेडिकल फील्ड के जो भी लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो सारे डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। और दूसरे लोग जो इस चीज़ को, हमारी जो पहल को इन्फ्लुएंस कर सकें, इसमें सहयोग कर सकें, और आगे जाके जब हम बड़ा करेंगे तो इसमें हम, जैसे कि हमारे पास कई इसके स्टार्टअप का हमने रूप दिया है, तो कई इन्वेस्टर्स भी हमारे इसमें आएंगे। तो हर तरह का जो आदमी ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने में रुचि रखता है, वो सीधा जुड़ सकता है। डॉक्टर ऑन डोर का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी तरफ से? इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे रहना चाहते हो आप? देखो, हमारा पहला कंसेप्ट तो राजस्थान का है। सबसे पहले तो पहले स्टार्टिंग हमने की अभी पूरी राजस्थान से। तो अभी तो जैसे गंगापुर, जयपुर, टोंक, करौली, इनको कवर करेंगे। यहाँ हम सक्सेस हुए, फिर इसका अपन टारगेट रहेगा राजस्थान का। अच्छा। और फिर हमने जो इसका फॉर्मेट बना रखा है वो इंडिया तक का बना रखा है। अच्छा। इसमें मैं फॉर्मेशन में, इसमें जो मैं बता रहा था कि मेरे पार्टनर जो IIT दिल्ली के, पूरे इंडिया के हर तरह से उन्होंने डिजिटली इसको कर रखा है, पूरा फॉर्मेट बना रखा है। तो राजस्थान फिर इंडिया, ये तो उनका हमारा फॉर्मेट है। लेकिन मेरी मन से इच्छा है
कि जो कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्री हैं जहाँ पर हेल्थ की बेसिक नीड नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जैसे उन कंट्री तक भी हम हेल्थ को पहुँचाएं। इंटरनेशनल लेवल पे हाँ, जाना मेरा ये दिली इच्छा है कि हम यहाँ सक्सेस होने के बाद में जो ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पर मूलभूत सेवाएं नहीं है स्वास्थ्य की, स्पेशली जैसे मैं बता रहा था साउथ अफ्रीका में जो ये कंट्रियाँ हैं बहुत ही पुअर हेल्थ लेवल है, मतलब अपना लेवल तो बहुत अच्छा है इंडिया का, तो उनकी तुलना में हम चाहते हैं वहाँ भी हम सर्व करें। तो एक इस तरह से हम सब लेके चल रहे हैं। आप खुद एक नोडल ऑफिसर हो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो मतलब आपको क्या क्या चीज़ें कमी महसूस होती है जो आप गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? देखो, मैंने बताया कि मैं नोडल ऑफिसर हूँ, अभी सरकार ने एक स्टेप चलाया पैलिएटिव केयर का। हम्म, पैलिएटिव केयर क्या कंसेप्ट है, जैसे कोई आदमी टर्मिनल इल हो, मतलब मरने के पास में हो, जैसे कैंसर की बीमारी है उसके मरने का, कोई के लकवा आ गया है और वो लास्ट स्टेज में जी रहा हो, तो सरकार ने ये चीज़ शुरू की। इसकी ट्रेनिंग हुई, जयपुर में ट्रेनिंग हुई थी RUHS में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट में हुई थी, और नोडल ऑफिसर बनाया गया। फिर उस पर काम बोला गया कि भाई काम करो। मैंने काम किया, मैंने जो भी हमारे पूरे एरिया में जो भी ऐसे टर्मिनल पेशेंट का डाटा भेजा, आज तक कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि वो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई वो आपने जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट में वो क्यों नहीं आए। मेरे पास उनका जवाब नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग होती है, बातें सारी होएगी, डाटा पहुंच गया उनके पास, और वो डाटा वो बता देंगे हमने ये किया, लेकिन वो किया गया नहीं है। तो एक तरह से ये सब चीज़ें जो होती है, तो मेरे को देखो, मेरा सीधा कंसेप्ट है, जो चीज़ आप मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या कहीं भी बोल रहा हूँ, तो वो उसको मुझे करनी चाहिए। अगर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं सही आदमी नहीं हूँ, फिर वो गुमराह करने वाला आदमी। अगर जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ और उन बातों पे अगर मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये भी एक तरह से, ऐसी चीज़ों को भी एक तरह से मैं तो अपराध की तरह मानता हूँ। जैसे किसी आदमी ने कोई चीज़ स्टेज पे बोल के चला गया, कहीं भी स्टेज कोई सा भी हो सकता है वो, और उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, तो उस आदमी को सही आदमी नहीं गिना जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगता कि अपन कोई चीज़ को किसी को होप दे के उसको पूरी नहीं की जाए, ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे सिटी हमारे आ तो गई थी लेकिन आई लेकिन नहीं। हॉस्पिटल में आई नहीं, तो इस वैसे तरह ही की हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं सिस्टम में, और सिस्टम से मैंने, देखो मैं गवर्नमेंट सिस्टम का मैं भी हिस्सा हूँ, और मैंने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था। हमारा एक चैनल है डॉक्टर ऑन डोर पे, आप एक वीडियो देखना। उस वीडियो का मैंने शीर्षक रखा था कि सरकारी डॉक्टर का सरकार से निवेदन। ये तब का वीडियो जब मैंने एंट्री की थी, और मैंने सरकार से कुछ डिमांड की थी कि मैं ऐसा चाहता हूँ। हालांकि ऐसे बनाना एक तरह से सिस्टम के खिलाफ आप बना नहीं सकते, लेकिन मैं उस चीज़ों से बेपरवाह के ऊपर आया। और भी मैंने आपको बातें बताता हूँ मैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सिस्टम में, कि हमारे जो सिस्टम है सरकारी सिस्टम, उसमें क्या करते हैं कि किसी भी आदमी को कुछ भी बना देते हैं। जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन मैं मेडिकल जूरिस्ट भी हूँ। मतलब जब कभी, मतलब यहाँ पर हमारे वहाँ मेडिकल जूरिस्ट एक डॉक्टर होता है, जो भी लड़ाई होती है, कहीं लड़ाई होती है कुछ भी, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट बनाता है वो, और उस मेडिकल रिपोर्ट से आपको सज़ा मिलती है। सामने वाले को टक्कर दी, किसी ने मारपीट करी, उसका एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, तो वो डॉक्टर्स नहीं है, एक में नहीं कई हॉस्पिटल्स में नहीं है वो, और उसकी जगह किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे कई बार मेरी भी लगी है, मैंने कई 3-4 महीने काम किया है। अब आप मानो कि जिस चीज़ का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, उसका मैं काम करूँगा तो गलती तो होने की चांस है ही, चांस है, गलतियाँ होती है, ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। और वही रिपोर्ट वहाँ जाएगी कोर्ट में, और वही रिपोर्ट किसी का जज डिसाइड करेगी किसके साथ क्या हुआ है। तो ये तो सरेआम अन्याय हो गया ना। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देखना हमारे चैनल पे, बिल्कुल क्लियर कट मैंने विथ एग्जांपल दिया है। ऐसे मैंने कई वीडियो बनाए हैं बिल्कुल लोगों के लिए, कि भाई जैसे कि एक मैंने बनाया रेफरल पे। मान लो कोई आदमी इल हो गया, आपके पास आया, वो सीरियस है, उसको आप रेफर कर दोगे तो आप क्या चाह रहे हो, उसको मारने के लिए तो छोड़ रहे हो उसको वहीं। लेकिन ये क्या सिस्टम भी ऐसा है, अगर रेफर करके अगर वो कहीं एक्सपायर हो जाता है तो फिर लोग पूछेंगे नहीं, अगर वो वहीं एक्सपायर हो जाता है तो लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है। तो वो चीज़ों में ठीक नहीं मानता, क्योंकि रेफर से अच्छा तो डॉक्टर तो है उसके पास, कुछ तो अच्छा कर देगा उसका। जब वो इल हो गया, जब वो लास्ट स्टेज में, आप उसको एम्बुलेंस में बिठा दोगे एक कंपाउंडर के साथ, तो वैसे ही वो तो आपने एक तरह से उसको, मतलब एक तरह से छोड़ ही दिया एक तरह से। और ऐसा आप देखना, कई जितने भी आप एक डाटा अगर आप इकट्ठा करेंगे, जितने भी रेफर केस होते हैं ना, जैसे 100 के, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 50 ही पहुँचते हैं, वो बचते हैं। बाकी उनका अगर आप एक स्टडी की जाए ना, तो 50,000 लोग रास्ते में रह जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ से पहुँचेंगे जब वो वहीं संभल नहीं पा रहा था उस CSC PSC या DH में, तो रास्ते में कौन संभालेगा उसको जब 2-3 घंटे लग रहे हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा ठीक नहीं मानता, इसके बारे में मैंने एक वीडियो वहाँ बनाया था।
ऐसे कई वीडियो मैंने बनाए थे जो कि जनता के लिए। मैं चाहता हूँ कि जनता उनको देखें और जनता अपने अधिकार के बारे में जाने और सवाल करे। कई लोग कहते हैं कि मुझे बेस्ट पीडियाट्रिशियन बताओ, बेस्ट सर्जन बताओ, बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन बताओ। तो ये बेस्ट क्या होता है? देखो यार, ये भी एक तरह से बेहुदा सवाल है, अगर आप टेक्निकल सवाल नहीं है ये। हम्म, जैसे आपने बोला कि मुझे बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन बनाओ। हम्म, मान लो आपका फ्रैक्चर है, हम्म, फ्रैक्चर आपका डिस्प्लेस या डिस मतलब नॉर्मल सिंपल फ्रैक्चर भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जो भी फ्रैक्चर है उसकी एक स्टडी होती है, जो भी डॉक्टर जिसने एमएस किया है वो सब आपका ट्रीट कर देगा। अगर आप बेस्ट ढूंढना चाहते हैं तो बेस्ट में दो तरह से क्राइटेरिया मानता हूँ। किसी डॉक्टर को बेस्ट आप तब मान सकते हैं कि उस डॉक्टर का इंस्टीट्यूट कौन सा था, उससे पहचान होती है। बार कोई एम्स का डॉक्टर है भाई, तो वह एम्स में पढ़ा है तो उसका इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, ऐसा हम मानते हैं। इंस्टीट्यूट का जो एक रैंकिंग होती है उससे एक डिसाइड कर सकते हैं आप। बाकी जो आपने कहा ना कि कई लोग सवाल करते हैं, आप कई बार उस सवाल में जाना, जैसे कई सवाल आते हैं आजकल सोशल मीडिया बड़ा, हर आदमी के मोबाइल में वो लिखते हैं, नीचे सवाल आएंगे आपके पास, आप लिखोगे कि कौन सा, जैसे मुझे बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए जयपुर में, तो सारे लोग उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे जिससे उसने ट्रीटमेंट करवाया है। तो जो आदमी आपका इलाज करता है वो आपका बेस्ट है, तो वहाँ पे एक आंसर नहीं आएगा। आप देखोगे तो वहाँ पे जिस आदमी ने जिस डॉक्टर से वो इलाज करा लिया उसका नाम लिखता रहेगा वहाँ। जिस डॉक्टर के पास ज़्यादा व्यक्ति आते हैं उस डॉक्टर को लोग ज़्यादा जानेंगे, उसका नाम ज़्यादा आएगा। तो इस कंसेप्ट ये है कि आपको अगर आपके सिंपल फ्रैक्चर है तो आप जो भी आपका एमएस ऑर्थोपेडिशियन है, जो भी आपका मतलब डॉक्टर है जिसने डिग्री ले रखी है, आप उसके पास जाएं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसमें क्या अलग से पीआर आ जाता है। इसमें आप पूछेंगे तो वो उसको बताएगा जिसको या तो वो जानता है। कल आप मेरे से पूछते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि यार मुझे, तो मैं उन डॉक्टर का नाम बताऊंगा जिनको मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं नहीं जानता, और भी बहुत डॉक्टर होंगे इस जयपुर में जिनको मैं नहीं जानता और वो उसके मास्टर मतलब उन्होंने उसमें डिग्री ले रखी है। तो ये आपका डिसीजन है, ये आपको लेना चाहिए, हर आदमी को खुद को लेना चाहिए डिसीजन। तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए वैसे कायदे से, अगर आप पढ़े लिखे, अगर आप शिक्षित हैं। क्या अपने इंडिया में प्रत्येक डॉक्टर को कुछ ना कुछ सोशल सर्विस करनी चाहिए? मान लो एक डॉक्टर है, वो अगर 4 पेशेंट को देख रहा है या 4 लोगों को ट्रीट कर रहा है सोशल वर्क के रूप में, तो ये अपना सिस्टम सही हो सकता है इससे? देखो यार, ये क्या है, ये हर आदमी का अपना डिसीजन है, हम्म, हर तरह का अपना आदमी है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ या मैं सोचता हूँ, जो आदमी जैसे गांव से आता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा खुद का ऑब्जर्व है, तो उसको लगता है कि जिस कंडीशन से वो गुजरा है, उसने वो अभाव देखा है वहाँ गाँव में, वो आदमी थोड़ा ज़्यादा करेगा। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति, वो अपनी स्किल है उसकी, उसने कमाई है, उसने जैसे भी मेहनत करके कमाई है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते किसी भी डॉक्टर के लिए। लेकिन अगर ऐसा करता है तो अच्छा लगेगा। यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है कि जो जो लोग इस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे, वो तो अच्छा लगेगा और उसको इसका मिलेगा भी सही। जैसे मान लो कोई आदमी, आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर है जो झोंपड़ी में जो बच्चे रह रहे हैं या जो उनके लिए इलाज कर रहा है, तो आपके लिए उसके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए, ये मानवता के हित में या सामाजिक हित में हो सकता है। मेरा व्यू करना चाहिए, लेकिन हर करें इसका अपन कह नहीं सकते, क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन है और इस अपन किसी को अपन मजबूर करना, ये थोप नहीं सकते। अपने थोप किसी को बन नहीं सकते, क्योंकि ये उस डॉक्टर का खुद का डिसीजन, वो कैसे सोचता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर पब्लिक को या यूथ को आप कुछ मैसेज देना चाहो हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखो, इस तरह के जो पॉडकास्ट होते हैं जिसमें हेल्थ की बात की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और स्पेशली जब बात ग्रामीण स्वास्थ्य की आती है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि मैं खुद, मेरा काम हेल्थ पे ही हूँ और हेल्थ का ही मेरा स्टार्टअप जिसकी बात हम कर रहे थे, डॉक्टर ऑन डोर। तो ऐसे पॉडकास्ट, ऐसी जानकारियाँ अगर ये गाँव तक पहुँचती है तो ये एक तरह से ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। उनके जो आप बात करें जो मिथ है उनको ये ब्रेक क्रैक करेंगे, और ये क्रैक धीरे धीरे होंगी। अपन एक बार किसी आदमी को उसका उस मिथ को तोड़ नहीं सकते, लेकिन जब बार बार ऐसी चीज़ें हिट करेगी लोगों को तो अपन कुछ नया करेंगे। कई लोगों की ज़िंदगी अपन इस बैठे बैठे इन बातों से बचा पाएंगे, कई लोगों को नया जीवन दे पाएंगे। तो ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है, और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या इस तरह के जो पॉडकास्ट जो हेल्थ से संबंधित है उसको देख रहे हैं, ऐसे पॉडकास्टों को लोगों को आगे तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। भाई आजकल हर आदमी का एक सोशल सर्किल है, आजकल कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप मान लो कि खुद का एक व्हाट्सअप स्टेटस देख लो, दुनिया भर के लोग जो देखते हैं जिनके नंबर होते हैं, आपका सोशल मीडिया फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो। तो ऐसे जो पॉडकास्ट है जिस पे हेल्थ की बातें, मतलब अच्छी चीज़ें ये हम क्या करते हैं कि जैसे कोई हंसी मजाक की है, कोई कुछ भी डाल रहा है उसको हम शेयर करते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप ऐसी चीज़ें भी लोगों तक शेयर करो
जिसमें बहुत ही प्रूफ जानकारी, हाँ इतना ज़रूर है, यदि ऐसी जानकारियाँ जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको आप कंफर्म करो। मैसेज वो जाना चाहिए जो रियल है और जो रिसर्च के बाद गया है भाई, क्योंकि डिपेंड करता है कौन आदमी बात कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं आप हेल्थ की, मान लो हम बात कर रहे हैं आज हम ऑर्थोपेडिक्स की या कोई भी चीज़ की जिसमें मैंने काम किया है, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक सही रहेगी या सही के बहुत क्लोज रहेगी। तो ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में हमको मदद करनी चाहिए। ये भी एक तरह से ये मान लो कि आप परहित में काम कर रहे हैं, क्योंकि सूचना ही सबसे ज़रूरी है। जब बात आ जाती है डिजिटल वर्ल्ड की, जब बात आती है सोशल मीडिया की, तो ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती है। तो मैं तो लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस तरह के जो जानकारी या ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट है, ऐसे लोगों को आपको बढ़ाना चाहिए आगे, ताकि वो और कुछ अच्छा कर सकें जो हमारे लिए वरदान साबित हो। थैंक यू सर, आपसे हो पाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू। कामना करते हैं आपका ये जो स्टार्टअप आपने शुरू किया है बहुत आगे तक जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने थैंक यू। बुलाया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि हम और भी लोगों तक इस तरह की चीज़ें जरूर पहुँचाने में मदद कर सकें। जरूर। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बी क्यूरियस विद श्रीराम।